नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रमोद कुमार ओझा और आप देख रहे हैं सनातन विचार मंच। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे मदरसों में इंडॉक्ट्रिनेशन हो रहा है बच्चों का जिहाद के लिए। उन्हें मजहबी उन्माद कैसे सिखाया जा रहा है मदरसों में, और वहां से जो बच्चे निकलते हैं वो मजहबी उन्माद लेकर के निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, निकलने के मदरसे से निकलने के बाद क्या होता है? वो नॉर्मल हमारे और आपकी तरह नॉर्मल इंसान नहीं बनते। वो क्या बनते हैं? वो बनते हैं माइनॉरिटी। अब ये माइनॉरिटी क्या बला है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर थोड़ा इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे 2 मिनट के लिए। एक यूएन चार्टर है जिसको जिसमें जो है माइनॉरिटी का डिक्लेरेशन है, और उसमें यूएन ने जो विभिन्न सरकारें हैं, देश की सरकारें हैं, उनको उसने अर्ज किया है कि आप एथनिक, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो भी आपके देश में हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करना आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएन ने माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया। किसे माइनॉरिटी कहेंगे, ये डिफाइन यूएन ने नहीं किया। यूएन कहता है कि माइनॉरिटी उसी देश के नागरिक होंगे, उनकी शेयर्ड एथनिसिटी या लैंग्वेज या रिलीजन होगा। यानी वो उस देश का जो मेजॉरिटी जो हिस्सा है, पॉपुलेशन है, उसके साथ वो कुछ चीज शेयर करेंगे। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो मेजॉरिटी चीज वो शेयर करेंगे, और कुछ चीज में उनकी डिफरेंसेस होंगे, उनके तौर तरीकों में, उनकी भाषा में, उनकी धार्मिक तौर तरीकों में। तो उनको माइनॉरिटी कहा जा सकता है, ऐसा जो है वो यूएन का कहना है। लेकिन कोई क्लियर कट डेफिनेशन माइनॉरिटी का यूएन ने नहीं दिया। जब यूएन ने कोई डेफिनेशन क्लियर कट माइनॉरिटी का नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि जरा ब्रिटानिका की मदद ली जाए। तो ब्रिटानिका जो है ने काफी इंटरेस्टिंग एक डेफिनेशन दिया है माइनॉरिटी का, कि माइनॉरिटी जो है उसका पॉपुलेशन से कोई संबंध नहीं है। ये ब्रिटानिका का डेफिनेशन है। पॉपुलेशन से कोई संबंध नहीं है, पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉपुलेशन किसका ज्यादा है किसका कम है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो माइनॉरिटी है वो सबऑर्डिनेट होना चाहिए किसी दूसरे कम्युनिटी को जिसको मेजॉरिटी कहा जाएगा। और एक एग्जाम्पल उसमें दिया है, जैसे साउथ अफ्रीका में ऑफ कोर्स जो ये थे, वाइट्स थे, उनकी संख्या बहुत कम थी और ब्लैक्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। लेकिन फिर भी वहां पे ब्लैक्स को माइनॉरिटी कहा जाएगा और व्हाइट्स को मेजॉरिटी कहा जाएगा, क्योंकि ब्लैक जो है वो सबऑर्डिनेट थे व्हाइट्स के। तो एक एग्जाम्पल ब्रिटानिका ने दिया। अगर आप इस लॉजिक को अगर आप एक्स्ट्रापोलेट आप यहाँ पे हमारे अपने देश में अगर आप लागू करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि पूरे मुस्लिम इस्लामिक रूल के काल में और ब्रिटिश रूल के काल में, जब क्रिश्चियन रूल, इसको इस्लामिक रूल और क्रिश्चियन रूल में इस तरीके से कहूँगा, उस रूल के दौरान जो है वो हिंदू जो यहाँ पे था हिंदुस्तान में, वो माइनॉरिटी था, क्योंकि वो सबजुगेटेड था, वो इन सबऑर्डिनेशन था उसका टू मुस्लिम रूलर्स या क्रिश्चियन रूलर्स के लिए। तो हम लोग 1000 साल तक माइनॉरिटी रहे यहाँ पे अपने ही देश में। ठीक है, ये ब्रिटानिका के डेफिनेशन के मुताबिक पता है। अब हम लोग आए अपने देश में 1947 के बाद क्या हुआ। 1947 में हमारे संविधान में कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ क्लॉजेस दिए गए। आर्टिकल 25 से 30 के बीच में जो है कुछ जो है मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ उसमें ये, तो उसमें माइनॉरिटी का जिक्र आता है उसमें। लेकिन कहीं भी रिलीजियस माइनॉरिटी का जिक्र अलग से नहीं आता है। माइनॉरिटी भी जो है वो हाशिए में लिखा हुआ, मतलब
अब सभी के अधिकारों की रक्षा करेंगे, चाहे वो कोई भी नागरिक हो, मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो। माइनॉरिटी के ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए लिखा हुआ है हमारे संविधान में, ये बात सच है। फिर से ये माइनॉरिटी शब्द जो है, इसका डेफिनेशन हमारे संविधान में क्लियर कट नहीं। तो माइनॉरिटी जो है वो फिर से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड टर्म नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को ये आजादी दी है, सरकार अपने हिसाब से किसी भी कम्युनिटी को बेस्ड ऑन एथनिसिटी, बेस्ड ऑन रिलीजन या फिर लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, वो उसको माइनॉरिटी डिक्लेयर कर सकती है। ये प्रावधान हमारे संविधान में है। ठीक है, इसी प्रावधान के आधार पर हमारे यहाँ जो है पहली बार एक माइनॉरिटीज कमीशन बना 1978 में। लेकिन इस माइनॉरिटी कमीशन का एक नॉन स्टैट्यूटरी एक बॉडी थी, जिसका कोई लीगल या जुडिशियल पावर्स इसके पास नहीं था। काफी दिन तक यहाँ पे चलता रहा। उसके बाद ठीक है, उस समय भी जो है वो यहाँ पे माइनॉरिटी, जो सो कॉल्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, वो यहाँ पे रह रहे थे, और यहाँ पे मेजॉरिटी भी रह रहे थे, कम्युनिटीज रह रहे थे, और उस समय भी समाज जो है वो चल रहा था कमोबेश। 1992 में अचानक एक फ्लरी ऑफ लीगल इनैक्टमेंट का एक्टिविटी जो है वो सरकार के द्वारा दिखाई पड़ता है। और ये जो जो फ्लरी ऑफ एक्टिविटी जो हुआ, ये अचानक जो एक बाढ़ सा आया, जिसमें कि बहुत सारे लॉज जो है वो पास किए गए, और माइनॉरिटी एक्ट भी उसमें से एक था। ये कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ था वो उस ढांचे के गिरने से, जिसे बाबर ने राम मंदिर तोड़ करके उसके ऊपर खड़ा कर दिया था। उसके गिरने उसके बाद ही जो है वो सरकार एक के बाद एक लॉ पास करती है, जिसमें कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस क्रिएट किए जाते हैं। और माइनॉरिटी में मुख्य रूप से मुस्लिम्स के ऊपर उनका फोकस था। मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल जो है वो प्रोविजंस क्रिएट किए जाते हैं। उसी प्रोविजन के तहत जो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 बनता है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक उसको क्वासी जुडिशियल पावर्स है। और 1993 में जाकर के माइनॉरिटी किसे कहेंगे, इसका एक फॉर्मल नोटिफिकेशन जो है वो केंद्र सरकार इशू करती है, जिसमें 5 धर्मों को माइनॉरिटीज में इंक्लूड किया जाता है। मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, ये इनिशियल 4 ही धर्म थे जिन्हें पहले वो इसमें इंक्लूड किया गया था माइनॉरिटीज में। बाद में 2014 में जैन धर्म को भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो ये है माइनॉरिटी का कहानी। माइनॉरिटी जो हमारे यहाँ माइनॉरिटी इसकी जो कहानी चलती है, उसकी शुरुआत इस तरीके से होती है। फिर 2004 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन, जो वो इन इंडिया एक एक्ट बनता है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2004, ये फिर लागू होता है। तो ये इस तरीके से माइनॉरिटीज, और माइनॉरिटीज में खास करके मुसलमानों को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस जो दिए जाते हैं, वो दिए गए इन प्रावधानों के अनुसार। तो वो क्या प्रिविलेजेस दिए गए, ये भी जरा देख ले हम लोग कि वो क्या प्रिविलेज थे जो पहले उन्हें नहीं मिलते थे, और इस एक्ट के थ्रू जो है उनको दिया गया। तो उसमें सबसे पहला आता है कि स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो अपनी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन वो खुद ही करेंगे, और
उसमें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे उसकी भी उन्हें पूरी तरीके से खुली छूट दी जाएगी। तो ये चीज जो पहले नहीं था वो ऐड किया गया। उसके इसके बारे में हम लोग थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे बाद में। राइट टू इंस्ट्रक्ट इन देयर ओन लैंग्वेज, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन इन स्टेट रन और स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशंस, उनके एडमिशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किसी भी सरकारी स्कूल में या सरकारी संस्थान में एडमिशन के लिए उनका डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व किया जाएगा। उनके मदर टंग में उनको इंस्ट्रक्शन लेने की छूट रहेगी और समाज में कहीं भी उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना पड़ेगा। तो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए उनको स्वतंत्रता रहेगी और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, उनको अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी मिलेगी। अब ये जितनी भी प्रिविलेजेस उनको ग्रांट की गई, ये मुझे तो बड़ी हास्यास्पद लगती। क्यों, मैं बताता हूं। इनको बताया गया कि आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं और उसको आप एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। क्यों, आप नॉर्मल स्कूल में क्यों नहीं पढ़ सकते? क्या एक्सप्लेनेशन है आपके पास? सरकार बहुत सारे स्कूल्स बना रही है, कॉलेजेस बना रही है, प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, सब कुछ है हमारे देश में, शिक्षण की पूरी व्यवस्था है। आप उसमें क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? आपको अलग से अपने धर्म से धर्म का वो इंस्टीट्यूशन बनाना क्यों जरूरी है? और आपके धर्म के लोग ही उसको एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ये क्यों जरूरी है? और आपके धर्म के अनुसार ही उनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये क्यों जरूरी है? तो ये इसकी जरूरत क्या थी, ये मेरे समझ से बाहर है। राइट टू इंस्ट्रक्ट इन देयर ओन लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज है? मुसलमानों का लैंग्वेज क्या है इस देश में? बिहारी मुसलमान भोजपुरी बोलता है, बंगाली मुसलमान बंगाली बोलता है, कन्नड़ मुसलमान कन्नड़ बोलता है, तमिल का मुसलमान जो है वो तमिल बोलता है, तमिलनाडु का मुसलमान तमिलनाडु बोलता है, आसाम का मुसलमान असमिया बोलता है। आपकी भाषा क्या है? आपकी भाषा तो वही है जो हम बोलते हैं, जो पूरे भारतीय बोलते हैं, वही आपकी भाषा है। कौन सी भाषा है आपकी जिसमें कि आपको शिक्षा दी जाएगी? तो डिस्क्रिमिनेशन, कब डिस्क्रिमिनेशन हुआ? आप इमेजिन कीजिए, जो धर्म 1000 साल तक हमारे ऊपर जो है वो आतंक फैला करके फैलाया, हमारे यहाँ देश में घुस करके हमारी सभ्यता का विनाश करने की कोशिश की इन लोगों ने, उनको जो है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की जरूरत पड़ रही है आज। 1000 साल तक आपने हिंदुस्तान की सभ्यता का विनाश करने का भरपूर प्रयास किया, नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। और उस विनाशकारी जो एक्टिविटी था, जो विनाश की का प्रयास था, उसमें आपने हर तरीके का इस्तेमाल किया। आपने समाज को तोड़ा, आपने हमारे गुरुकुलों को तोड़ा, आपने हमारे मंदिरों को तोड़ा, आपने लोगों को मारा काटा। जो भी यहाँ पे जो प्रबुद्ध लोग थे, जो समाज को चलाते थे, जो ज्ञान के भंडार थे, हमारे लाइब्रेरीज, उनको जलाया, सब कुछ किया। और आपकी पूरी कोशिश थी कि इस हिंदू सभ्यता का यहाँ से सर्वनाश कर देना है। अब आप जो है वो डिस्क्रिमिनेशन आपके खिलाफ ना हो, इसका जो है आप डिमांड लेकर के खड़े हो रहे हैं। तो ये सारा का फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इक्वालिटी ऑफ, ये हास्यास्पद नहीं लगता आपको? ये सारे प्रिविलेजेस जो ग्रांट किए गए आपको माइनॉरिटी एक्ट के तहत, सो कॉल्ड इन धर्मावलंबियों को, ये हास्यास्पद नहीं लगते? ये हास्यास्पद नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। मैं बताता हूं, इसको मैं कहता हूं मदरसा ट्रैप। मदरसा ट्रैप क्या है? मदरसे में बच्चों को ट्रैप कर दिया, मदरसे से जो बच्चे निकले उनको फिर से एक ट्रैप में डालना है, माइनॉरिटी बना करके, और उनको एक ऐसा एक माहौल देना है जिसमें कि उनको लगे ही नहीं कि वो हिंदुस्तान के प्लूरल
सेकुलर डेमोक्रेटिक सोसाइटी के वो हिस्सा है, ये उनको महसूस नहीं होना चाहिए। उनको जो है एक आप ऐसा कॉलेज दीजिए जो आगे की पढ़ाई अगर वो करता है तो आगे की पढ़ाई को वो एक ऐसे माहौल में करेगा जहाँ की वो पूरा इस्लामिक वातावरण रहेगा और उसको ऐसा महसूस होगा कि जैसे वो किसी इस्लामिक देश में ही पढ़ रहा है, वहाँ इस्लामिक लॉज होंगे, वहाँ पे फॉलो होंगे। और वो एक 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 आप एक ऐसा बंद दरवाजा एक बनाते हैं, एक ऐसा बक्सा बनाते हैं जिस बक्से में आप उसको बंद कर देते हैं, एक ट्रैप बनाते हैं और उस ट्रैप से उसको निकलने नहीं देते। आपने छोटे बच्चों को मदरसे में ट्रैप किया, जब बच्चे मदरसे से बड़े हो गए, जब वहां से निकले तो उसको माइनॉरिटी में ट्रैप किया। तो ये एक ट्रैप है जिसमें कि उनको किसी भी तरीके से एक सेकुलर डेमोक्रेटिक प्लूरल सोसाइटी में मिक्सअप नहीं होने देना है। नहीं तो उनका माइंडसेट, उनका उनका बच्चे है ना भाई, उनका तो उनकी तो बुद्धि खराब हो जाएगी। तो फिर वो सवाल खड़ा करने लगेंगे। तो सवाल जब खड़ा करेंगे तो हर चीज पे सवाल खड़ा करेंगे। आपके धार्मिक टेक्स्ट के ऊपर आप जो पढ़ाते हैं उनको उस पर भी सवाल खड़ा करेंगे। और आप जो कुछ भी बोलते हैं उस पर आप जो सिखाते आए हैं उनको मदरसों में, उस पर भी वो सवाल खड़ा करेंगे। तो इनको जो है वो ऐसा बनाओ ही मत कि ये सवाल खड़ा कर सकें, इनको इस ट्रैप में फंसाए रखो। तो ये जो है इनकी पूरी की पूरी साजिश जो है वो इसी के तहत है। और इसमें मुस्लिम भी शामिल है और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो भी शामिल है। एक बात और मैं यहाँ पे कह दूं कि सिखों को, सिख, बुद्धिज्म और जैनिज्म, इन तीनों को भी माइनॉरिटीज एक्ट में इसी 1992 में ही इनको माइनॉरिटी बना दिया गया। हिंदू धर्म से सेपरेट करके, अलग करके इनको जो है एक माइनॉरिटी में, एक अलग धर्म के रूप में सरकार ने इनको स्थापित कर दिया। जबकि आप कहीं भी चले जाइए, आप किसी भी विद्वान से पूछ लीजिए, जो हमारे जो हिंदू स्कॉलर्स हैं, आप किसी से पूछ लीजिए तो सभी यही कहेंगे, सिख, जो सिखिज्म है या बुद्धिज्म है और जैनिज्म है, ये हिंदू धर्म से बिल्कुल ही कहीं भी अलग नहीं है। ये हिंदू धर्म में हमेशा ही जो है वो हमने जो है विभिन्न मतों को प्रोत्साहित किया है। लोग आते हैं और धर्म की व्याख्या अपने अपने तरीके से करते हैं। और इसमें जो है कई तरह के जो है वो हमारे यहाँ मत हो रहे हैं, जिसमें अद्वैत है, द्वैत है, शैविज्म है, वैष्णविज्म है, कई तरह के मत है चलते हैं। जिस समय शंकराचार्य जब आए थे, शंकराचार्य का जो काल है उसमें कहा जाता है कि कुल 63 मत उस समय प्रेवलेंट थे वहां पे पूरे हिंदुस्तान में। तो ऐसे बहुत सारे मत थे, बुद्ध और जैन और ये भी मत थे जो कि हिंदू धर्म, बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं एक अलग धर्म की स्थापना करने जा रहा हूँ, और जैन महावीर ने कभी नहीं कहा कि मैं एक अलग धर्म की स्थापना करने जा रहा हूँ। आज भी हम जो है वो बुद्ध और महावीर और गुरु नानक तीनों को विष्णु का अवतार मानते हैं। और हमारे मंदिरों में जाकर के देखिए, तीनों की मूर्तियां मिलेंगी आपको। तो एक ये बहुत लंबा और सब्जेक्ट है, और इस पर मैं बहुत वक्त लगेगा इसके बारे में कुछ भी अगर विस्तार से बताऊं तो। चूंकि आज ये मेरा टॉपिक नहीं है, मुख्य टॉपिक ये नहीं है, इसलिए इसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। बस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डेविड फ्रॉली की जो रचनाएं हैं उनका बहुत सारा यूट्यूब प्रेजेंटेशन भी है। डेविड फ्रॉली को आप लोग सभी लोग जानते होंगे, मुझे उम्मीद है, बहुत ही मशहूर इंडोलॉजिस्ट हैं। आप उनकी यूट्यूब जो प्रेजेंटेशन उनको सुनिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, मैं जो फोकस करने जा रहा हूँ वो फोकस ये है कि आखिर इन तीनों धर्मों को एक ये माइनॉरिटी धर्मों में इंक्लूड करने की मंशा क्या थी, सरकार की मंशा क्या थी इसके पीछे। सरकार की मंशा थी एक झूठ फैलाना, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठ फैलाना। क्या है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठ? इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस कंट्री। सॉरी, नो, इंडिया इज नॉट अ मल्टी रिलीजियस कंट्री। भारत में बहुत सारे धर्म नहीं है। भारत में केवल एक ही धर्म है जिसे सनातन धर्म कहते हैं, और कोई धर्म नहीं।
दो धर्म जो है वो बाहर से आक्रांता बन करके हमारे यहाँ आए और जबरन उन लोगों ने कुछ कन्वर्शन करके और कुछ करके कुछ यहाँ पे एक साइजेबल पॉपुलेशन यहाँ पे अपने धर्मों का क्रिएट कर दिया। बाकी जितने भी मत हैं, धर्म संप्रदाय हैं, ये सभी की सभी, सबकी जननी, सबकी मदर जो है वो सब गंगोत्री जो है वो सनातन धर्मी है। और ये सनातन धर्म से कई धाराएं निकली और वो सारी की सारी धाराएं जो है वो निकलती हैं और हम उनको पूरी छूट देते हैं कि आप अपने अपने मतों का प्रसार प्रचार कीजिए, आप अपने तरीके से धर्म की व्याख्या कीजिए। ये पूरी की पूरी छूट सनातन धर्म में है लोगों को। और इन धाराओं को ये करना, अलग धर्म बताना, ये एक मिस्चीफ के अलावा और कुछ नहीं। ये शैतानी, और ये शैतानी किस लिए की गई? इसलिए की गई कि इंडिया को एक मल्टी रिलीजियस देश बता करके और उसमें क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को घुसाना था कि भाई इंडिया तो एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है, तो इसमें जो है ठीक है इतने सारे धर्म है तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम भी इसमें घुस गया। जी नहीं, इंडिया एक मल्टी रिलीजियस कंट्री नहीं है। पूरे भारत का एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म, दूसरा कोई धर्म नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक झूठ फैलाया गया। अभी लोग बोलते हैं, बड़े बड़े लोग, ज्ञानी लोग जो हैं, जब अपना जो बहुत बड़े बड़े फिगर्स हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं और कुछ है, वो भाषण शुरू करते हैं तो सबसे बोलते हैं कि विविधता है हमारे यहाँ, विविधता बहुत, हिंदुस्तान में जो है वो विविधता है। हमारे यहाँ विविधता ठीक है, लोगों के खान पान बोलचाल में विविधता हो सकती है और थोड़ा बहुत कोई खट्टा ज्यादा खाता है, कोई तीता ज्यादा खाता है, इस तरह की विविधता यहाँ पे हो सकती है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान को अगर आप जोड़ने का तार अगर है तो वो है सनातन। और वही सनातन ही जो है वो चीज है जिसकी वजह से हम इस देश को हम डिफाइन कर दें। आप भारत को डिफाइन कैसे कर देंगे? भारत में अगर सनातन नहीं है तो फिर कश्मीर में और तमिलनाडु में क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। ना तो उनका खान पान मिलता है, ना उनका लिबास मिलता है, ना उनका रंग मिलता है, ना उनकी भाषा मिलती है, कुछ भी तो नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी वो भारतीय है, कश्मीरी भी भारतीय है और तमिलनाडु के जो लोग हैं वो भी भारतीय हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस तार से जुड़े हुए हैं, पूरा का पूरा भारत जिस तार से जुड़ा हुआ है उस तार का नाम है सनातन। तो एक ही तार से जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा भारत और वो है सनातन धर्म, उससे जुड़ा हुआ है। तो भारत कतई एक मल्टी रिलीजियस कंट्री नहीं है, भारत का एक ही धर्म है। तो इन झूठ को तो हम लोग सबसे पहले तो इसका प्रतिकार करना होगा। इसका जितना जोर से प्रतिकार किया जाए उतना कम है। तो ये माइनॉरिटी का पूरा खेल जो खेला गया वो इसलिए खेला गया, किस लिए खेला गया कि एक तो ये जो है वो कुछ लोग हैं, कुछ इस वो ख्वाब में जी रहे थे कि कहाँ गए वो दिन। देखते थे ना, अभी भी कुछ लोग हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अभी भी जो है लोग होंगे, क्या वो शामें हुआ करती थी, गजल था, ठुमरी था और कब तवायफों के कोठे थे और शेर व शायरी था और हुस्न और सबाब था और शराब था। तो क्या दिन थे वो, ठीक है। तो वो जो मुगल कालीन जो एक नशा जो है, उस नशा से बाहर आने के लिए बहुत से लोग तैयार नहीं। और उस नशा में जो है बहुत सारे लोग हैं, कुछ तो पढ़े लिखे और लोग भी हैं, कुछ जो है वो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको उस नशे में रखा जाता है जानबूझ करके। और कुछ हमारे हिंदू भाई भी हैं जो उस समय उस नशे का लुत्फ ले रहे थे। कोई भी प्रशासन होता है, कोई भी, तो कुछ लोग तो जो है उस प्रशासन में घुस करके और कुछ मजा तो लूटते ही, वहां का उसका फायदा उठाते हैं। तो कुछ हमारे हिंदू भाई भी जो है वो मजा ले रहे थे। मुगल कालीन जो लोग जो आनंद था, जो मुगल
जो शराब और शबाब, मुगल, आप पूरा का पूरा मुगल इतिहास अगर आप उठा लीजिए तो दो ही चीज मिलता है आपको, शराब और शबाब, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। उसमें पूरा का पूरा जो है वो समाज डूबा हुआ था, आप भी डूबे हुए थे। और नशा नशा अचानक उतर गया तो आप उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ये नशा उतर गया मेरा जो है वो, अब तो अच्छा मजा नहीं आ रहा यार जीने में, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो उस नशे को जो है बनाए रखना है, ये बात है। और इसी यही बात जो है लागू होती है वो आपको जो यूरोपियंस जो आए हमारे यहाँ, और उन्होंने भी एक अलग ढंग का एक नशा यहाँ पे लोगों को भुट्टी में बांध करके पिलाया। तो वो कहते हैं ना मोर इंग्लिश देन इंग्लिश, तो वो जो है वो उस तरह के लोग भी पैदा हुए हैं यहाँ पे, जो लोग जो है वो कहते, अब आज के डेट में भी कुछ थोड़े से उम्रदार लोग जो हैं वो कहते हुए मिल जाएंगे यार इससे बढ़िया तो ब्रिटिश राज था। तो कितना डिसिप्लिन था ब्रिटिश राज में, आप ये नहीं कर सकते हैं वो नहीं कर सकते थे, एकदम लोग जो है वो सीधे सा थे, एकदम बिल्कुल डिसिप्लिन पूरा समाज था। इस तरह के लोग, बातें करने वाले लोग मिल जाएंगे जो आपको जो है। तो ये जो है वो, ये भी एक तरह का नशा था। तो ये नशा जो है इसमें कुछ लोग जीना चाहते हैं, और वो लोग जो है इस सिस्टम को परपिचुएट करते हैं। कर तो नहीं सकते क्योंकि देश हमारा आजाद हो गया है, और देश हमारा जो है एक लोकतांत्रिक देश हो गया है। तो जो बहुमत जनता है जो गांव में रहती थी, जो 10,000 साल से जो अपनी परंपरा को ढो रहे हैं, वो अपनी परंपरा ले करके और सदन में घुस गए, पार्लियामेंट में घुस गए। तो वो तो अपनी परंपरा जो है वो रखेंगे। अब इनको बड़ा बुरा लग रहा है भाई कि ये कहाँ से देहाती लोग सब जो है वो पार्लियामेंट के अंदर घुस करके और ये अपना ही राग अलाप रहा है। कहाँ थे हमारे वो मुगल, वो सोफिस्टिकेशन जो था वो मुगल साम्राज्य का और अंग्रेजी साम्राज्य का, वो जो है चला जा रहा है। अब मामला यहाँ तक रह जाता है तो भी चलो फिर भी बर्दाश्त किया जा सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इसमें जो है कुछ विदेशी एजेंसियां, कुछ लोग जो है वो ब्रेन वॉश करके, और इसका जो है वो एक एक अलग इस्तेमाल होना शुरू हो गया। एक एंटी नेशनल तरीके से इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया। कुछ लोग उसको इतना सीरियसली लेंगे कि वो देश को तोड़ने पे आमदा हो, और वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में जो है वो शामिल हो गए। तो अब मामला यहाँ पे ये थोड़ा सा गंभीर हो जाता है कि भाई ये जो चीजें हैं ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज में जो है तब्दील हो गई, तो मामला गंभीर हो गया। अब इसमें देखिए कि वक्फ कहाँ से आता है। तो वक्फ जो है वो क्या करता है, वक्फ जो है ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मदरसा और माइनॉरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको ये सपोर्ट करता है बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज वक्फ जो है इसको सपोर्ट करता है। सरकारी सपोर्ट भी मिलता है, गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करती है। संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस बना दिए गए हैं और उससे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट जो है उस केवल उसी से नहीं चलता है, ये वक्फ के सपोर्ट से चलता है। और वक्फ में जो है वो एक रिपोर्ट मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ कि वक्फ में 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज हिंदुस्तान में आज के डेट में है, जो कि 6 लाख एकड़ जो जमीन है उस पर उनका आधिपत्य है। और उनकी एनुअल इनकम जो है वो 163 करोड़। 2013 में एक सीएजी की रिपोर्ट आई थी जिसमें चूंकि वो बिल्कुल ही इनका ट्रांजैक्शन नॉन ट्रांसपेरेंट है, तो सीएजी ने वो हाईलाइट किया था कि केवल दिल्ली में वक्फ के कामकाज में 1065 करोड़ 1065 करोड़ का डिस्क्रिपेंसीज उनको दिखाई पड़ा, केवल दिल्ली के वक्फ के एक्टिविटी की बात ये सीएजी का रिपोर्ट करता है 2013 का। 2018 में एक डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस इन्होंने हाईलाइट किया कि बंगाल और केरला में वक्फ का जो फंड है ये इस्तेमाल हो रहा है रेडिकल ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए। उसी तरीके से फिर ये जो डिफेंस और एनालिसिस जो जो विंग है, इन्होंने एक और रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें कि ये लोग है, ये मदरसा को फंडिंग हो रहा है वक्फ के थ्रू, और इनका कनेक्शन जो है वो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन
जो कि हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान के बाहर भी है। ठीक है, एक लीडिंग न्यूज़पेपर है 2019 में, उसने अपना एक रिपोर्ट पब्लिश किया था और उसने बहुत ही साफ तरीके से एक लिंक स्टैब्लिश किया बिटवीन मदरसा बंगाल और बंगाल के मदरसा और एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो लिंक है, उसको बड़ी साफ तौर से उसको स्टैब्लिश किया। और ये दोनों जो है, ये मदरसा और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये वक्फ प्रॉपर्टी से के थ्रू जो है मैसिव फंडिंग इनको मिल रहा था। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये लिंक्ड है। और एक 2015 में साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल है, उसने जो है उसने हाईलाइट किया इस बात को कि इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है फॉर टेरर फंडिंग बिकॉज ऑफ नेटवर्क ऑफ मदरसाज और ये सिस्टम ऑफ माइनॉरिटी और एक वक्फ का जो सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे, इसकी वजह से इंडिया इज वेरी वेरी वल्नरेबल फॉर टेरर फंडिंग। अब देखिए कि किस तरीके से ये ट्रायड है जो कि काम करता है। एक मदरसा, माइनॉरिटी और वक्फ, ये एक तिकड़ी है, एक ट्रायड है। और ये ट्रायड जो है वो पहले तो लोगों का को नशा किक देने का काम आता था कि कुछ लोगों को, लेकिन अब आगे बढ़ते बढ़ते अभी स्थिति ये हो गई है कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज में ये शामिल हो गया है। यहाँ से टेररिस्ट निकल रहे हैं, टेररिस्ट की फंडिंग हो रही है। तो इस तरीके की यहाँ पे एक बन गया है। तो जानबूझ करके कुछ लोगों को एक यहाँ पे घेटोज में रखा जाता है। अब समझते हैं घेटो का मतलब क्या होता है। एक बड़ा ही क्लोज एक सोसाइटी होता है जिसमें कि जनरली मुस्लिम्स जो है वो एक छोटा सा एक ग्रुप बना करके उसी में रहते हैं। फिर मदरसे में पढ़ते हैं, फिर वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं और उसके बाद उनको ऐसा एक इस्लामिक वातावरण में जो है रखा जा रहा है जो कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जो है उनका कोई इंटरेक्शन जो है नहीं करने दिया जा रहा है उनको। और ये डिलिबरेटली किया जा रहा है। ऐसा ऐसा नहीं है कि ये इत्तफाकन हो रहा है, ये डिलिबरेटली किया जा रहा है ताकि इनसे जो है वो एंटी नेशनल, अब ये लोग जब आते हैं, जब सेकुलर और ओपन साइंटिफिक थिंकिंग वाले लोगों के साथ इंटरेक्शन इनका कहीं ना कहीं तो होता है। सपोज कीजिए कोई बच्चा जो है वो इस तरीके से घेटों में रहा, फिर मदरसे में पढ़ता है, फिर एक माइनॉरिटी स्कूल में कॉलेज में पढ़ता है, उसके बाद वो डॉक्टर बन जाता है। और उसके बाद जो है वो जब डॉक्टर मेडिकल जाता है वहाँ पे, तो जो उसके अगल इर्द गिर्द जो है और दूसरी कम्युनिटी के लोग होंगे, उनके साथ जब वो इंटरेक्ट करता है तो उनकी थिंकिंग का जो तरीका है, उनका जो प्रोसेस है, उसको एक शॉक की तरह लगता है कि अरे ये ऐसा कैसे सोच सकता है भाई, हमें तो सिखाया गया है कि नहीं ये रास्ता ही ठीक है, ये इस्लाम का जो मजहबी रास्ता है यही रास्ता ही सही है, बचपन से तो हम यही सीखते आ रहे हैं। ये कहता है कि नहीं ये दूसरा रास्ता भी सही हो सकता है, ये तीसरा रास्ता भी सही हो सकता है, ये चौथा रास्ता भी सही हो सकता है, बहुत सारे रास्ते हैं जो सही हो सकते हैं, तुम्हारा रास्ता ही सही है वो कोई जरूरी ना हो। तो वो शॉक हो जाता है, और शॉक पे आता है, और कभी कभी तो जो है वो एंटागोनाइज भी हो जाता है, और एंटागोनाइज होकर के वो जिहादी बन जाता है। वो जो है वो इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व होने लगता है। और इन चीजों को जो है वो बढ़ावा देती है हमारे यहाँ की जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वो बढ़ावा देती है। एक एक पीआईएल दाखिल हुआ था जिसमें कि एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने पीआईएल दाखिल किया था, जिसमें कि भाई बताया कि भाई आप एक 4700 करोड़, 2020 का ये डाटा है, 4700 करोड़ आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप सपोर्ट करने के लिए दे रहे हैं, जबकि आप हिंदुओं को एक पैसा नहीं देते हैं। क्यों? तो ये जो मामला है ये बड़ा ही पेचीदा हो गया है आज के डेट में, और धीरे धीरे ये पेचीदा हो गया, और इसको अगर नहीं रोका गया,
ये जो तिकड़ी जो बन गया है, जो ट्रायड जो बन गया है, मदरसा, माइनॉरिटी और वक्फ का जो ट्रायड जो बन गया है, ये इसको अगर नहीं रोका गया तो हमारे यहाँ टेररिज्म जो है कभी खत्म नहीं होगा। आप पाकिस्तान पे कितना भी आप बॉम्ब डाल लीजिए, ये टेररिज्म खत्म नहीं होने जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ टेररिज्म हमारे समाज में अंदर पैदा हो रहा है। बाहर के जो लोग हैं उनको छोड़े, वो हमारे वश में है भी नहीं, ठीक है, उनके साथ जैसे डील करना होगा हम लोग डील करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन जिस मानसिकता की वजह से इस देश का विभाजन हुआ, वो उस मानसिकता को आज भी जो है वो पाला जा रहा है, पोसा जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, और वही सारी बातें हो रही हैं जो उस समय हो रही थी। उस समय जो 1940 के आसपास जो बातें हो रही थी देश में, जो डिबेट चल रहा था वहां पे, वही बातें आज भी हो रही हैं। और एक जिस मानसिकता को जो है वो जिसने जिन्ना जैसे लोगों ने जो है जो हवा दी, उसी तरीके से आज उसी मानसिकता को हवा देने वाले तमाम तरह के लोग यहाँ पे हैं। और जिस तरीके से जिन्ना ने दंगों को जो है एक ये बना, आर्म ट्विस्टिंग मैकेनिज्म बना दिया दंगों को, कि अब तुम मेरी बात नहीं मानोगे, हम दंगा करा देंगे। तो इस तरीके से जो है आज भी हो रहा है। आज भी जो है वो आर्म ट्विस्टिंग मैकेनिज्म जो है वो बन गया है। आप हमारी बात नहीं मानोगे, हम दंगा करा देंगे। सरकार डरती है, क्यों? दंगा ना हो जाए, हंगामा ना हो जाए रोड पे। तो सरकार डरी हुई है कि भाई अगर हम कुछ भी करेंगे, कोई एक्शन लेते हैं, कुछ भी जस्टिफिकेशन सबको समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि जस्टिफिकेशन केवल मुझे समझ में आ रहा है और मैं कोई बहुत नई बात बता रहा हूँ आपको। सारी बातें आपको भी पता है, सारी बातें सरकार, जो अथॉरिटीज, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी लोग हैं, और इतना जो इंटेलिजेंस नेटवर्क हमारा है, सारी बातें उनको भी पता है। और अभी तो देखिए कि ये सारा का सारा खुल करके वो ओपन में आ गया। अभी जो अल फला यूनिवर्सिटी का जो जो कांड हुआ, कांड ही कहेंगे उसको, उसमें तो ये जो नेक्सस है बड़ा साफ दिखाई पड़ता है। अल फला, अब सभी बात जो है, सारे न्यूज चैनल आपको बहुत कुछ बता रहे हैं, एक बात कोई नहीं बता रहा जो मैं आपको बताता हूँ। अल्फला यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, उससे ठीक 700 मीटर की दूरी पर एक मदरसा है। उस मदरसा में और अल्फला यूनिवर्सिटी में कोई कनेक्शन ऐसे अपरेंटली तो नहीं है, ठीक है, ऑन पेपर भी नहीं है और फिजिकल कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन कनेक्शन इस तरीके से है कि दोनों में जो है एक ही तरह लोग जो है वो काम करते हैं। इस मदरसे में जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग, ये सारी चीज में जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो दोनों में कॉमन लोग हैं। तो ये उनका कनेक्शन है। और जो अल्फला यूनिवर्सिटी जो है वो जिस एक चैरिटेबल ट्रस्ट का ये यूनिवर्सिटी है, और वो यूनिवर्सिटी जो है उसकी फंडिंग जो है निश्चित तौर पे वक्फ के द्वारा होती होगी। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, सरकार भी फंड करती है और उधर से वक्फ का भी फंडिंग आता होगा। तो इस तरीके से जो है ये कनेक्शन अभी तो बड़ा ऑब्वियस, साफ दिखाई पड़ रहा है ये कनेक्शन जो है। और वहां पे जो है वो आप क्या हो रहा है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप टेलीविजन चैनल खोल लीजिए, आपको सारा कुछ मालूम चल जाएगा कि वहां पे क्या हो रहा है। और ये कनेक्शन जो है बड़ा एकदम नेकेड तरीके से आज हमारे सामने आया हुआ है। अब यही मौका है कि आप सरकार जो है कोई डिसाइसिव स्टेप ले सकती है, ये जो एक्सपोज हुआ है, ये ट्रायड का जो नेटवर्क है हमारे देश में, जो जिहादी पैदा कर रहा है, ये जब एक्सपोज हो गया तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है वो कोई डिसाइसिव स्टेप ले सकें। वो आप मदरसों को बंद कीजिए। आपके पास एक नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन जो राइट ऑर्गेनाइज कमीशन है, उसका एक रिपोर्ट है जिसमें उसमें रिकमेंडेशन है कि मदरसों को बंद किया जाए और सारे बच्चों को फॉर्मल स्कूल में डाला जाए। माइनॉरिटी माइनॉरिटी शब्द जो है उसको डिक्शनरी से बाहर कीजिए। एक ऐसा शब्द जो निरर्थक है, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। डिक्शनरी में भी जो है वो अंग्रेजी की डिक्शनरी में माइनॉरिटी शब्द का कोई क्लियर कट मीनिंग नहीं है। यूएन ने डिफाइन नहीं किया, आप डिक्शनरी डिफाइन नहीं करता है, आपके संविधान ने डिफाइन नहीं किया है माइनॉरिटी कौन है, और आप माइनॉरिटी को ऐसे लगा करके चल रहे हैं जैसे वो कोई देवता खड़ा कर दिया आपने।
खत्म कीजिए इसको, माइनॉरिटी शब्द को हटाइए, माइनॉरिटी कमीशन को हटाइए, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को हटाइए, माइनॉरिटी के नाम पे प्रिविलेजेस देना तत्काल प्रभाव से बंद कीजिए। यहाँ पे हर आदमी, एक भी हर नागरिक, जो देश का कोई भी नागरिक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो कहीं भी रहता हो इस देश में, हर आदमी, आप एक उसके बदले में ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाइए। ह्यूमन राइट्स कमीशन तो है भी, आप उसके ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो कीजिए। सभी का राइट्स प्रोटेक्ट होना चाहिए। किसी का राइट जो है वो, हमारा राइट आपके राइट से ज्यादा कैसे हो सकता है? अगर हमारा राइट है तो आपका भी राइट है, हमारा और आपका राइट, दोनों राइट बराबर है। आपका राइट हमारे से ज्यादा नहीं हो सकता, मेरा राइट आपसे ज्यादा नहीं हो सकता। तो प्रोटेक्शन तो सभी के राइट्स की करनी है ना, सभी के ह्यूमन राइट्स की करनी है। डिग्निटी ऑफ लाइफ मेंटेन करना है हर आदमी को। हर आदमी को जो है प्रॉपर फॉर्मल, एक ये आर्टिकल जो अभी जो आर्टी तो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट पास हुआ 2009 में, उसमें एक स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये एक फंडामेंटल राइट है कि हर बच्चे को एक मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन मिले। तो ये एक्ट में जो मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन मिले, ये जब आप सब एक फंडामेंटल राइट आप बना दिए हैं बच्चों के लिए, तो फिर आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उस बच्चों को जो है कोई आप साइंटिफिक एजुकेशन तो नहीं दे नहीं रहे, आप उनको बैठा करके जो है वो दीन की पढ़ाई करा रहे हैं, इस्लामिक थियोलॉजी की पढ़ाई करा रहे हैं उनको। तो ये तो आपको बंद करना है ना, ये आपको बंद करना है, ये मदरसे को बंद करना है। माइनॉरिटी के नाम पे कोई माइनॉरिटी नहीं है। हम 140 करोड़ लोग हैं इस देश के, 140 करोड़ लोग करके मिल करके हम लोग पूरी दुनिया में मेजॉरिटी हैं भाई। हम लोग 140 करोड़ की स्ट्रांग मेजॉरिटी है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ हमारे यहाँ माइनॉरिटी कहाँ से आ जाएगी? कौन है माइनॉरिटी यहाँ पे? तो ये बकवास जो प्रोविजंस जो चीजें उसको बंद कीजिए। और वक्फ, अरे वक्फ तो उससे ज्यादा बकवास तो कुछ हो ही नहीं सकता है। वक्फ कैसे शुरू हुआ? मोहम्मद गौरी ने, कहते हैं 12वीं शताब्दी में, दो गांव दिया। कोई मस्जिद था वहां पे, मुल्तान के मस्जिद को दो गांव दिया और वहीं से जो है वक्फ शुरू होता है। वो उसने दो गांव उसको, मुल्तान की मस्जिद को डोनेट किया कि इस जमीन से जो भी वो उपज होगी उसको जो है वो आप गरीबों का उससे कल्याण कीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। आप ये बताइए कि मोहम्मद गौरी या कोई भी मोहम्मद जो आया, वो क्या घोड़े पे जमीन लाद करके लाया समरकंद से, अरेबिया से और पर्सिया से? दो गांव वो घोड़े पे लाद करके लेकर के आया था? ये हमारी जमीन जो है, हमारी आपकी जमीन, उसी जमीन को छीन करके उसने मार काट मचाया। उसने हिंदुओं को यहाँ पे मारा, काटा, गांवों को हिंदू साफ कर दिया, हमारे मंदिरों को तोड़ दिया, हमारे एजुकेशनल जो गुरुकुल थे उनको तोड़ दिया, जो ब्राह्मण थे, जो पंडित थे, जो पढ़ाते थे वहां पे, जो शिक्षक थे, उनको मार डाला, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया, और उसने सारे के सारे गांव जो है उस पर अपना कब्जा कर लिया। ये हमारे गांव थे। फिर उसमें से जो है दो गांव निकाल करके, बड़ा ही वो दिल वाला था भाई, गरीबों के लिए दे दिया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? इस जमीन जो आप दे रहे हैं, जो मुगलों की मिल्कियत कह करके आप उनको दे रहे हैं, ये मुगलों की मिल्कियत ये हिंदुस्तान में कहां से आ गई भाई? हिंदुस्तान में तो सारी की सारी जमीन मेरी है। पूरे की पूरी जमीन हिंदुस्तान की वो मेरी जमीन है। आपने मुझसे हड़प लिया और उसके बाद आप अपना दावा ठोक रहे हैं आज कि ये मेरी जमीन थी और मैं इसको दान में दे रहा हूं, मैं उसको यहां दे रहा हूं। क्या बकवास है? बंद कीजिए ये वक्फ, वक्फ को अबॉलिश कीजिए। वक्फ जो है वो क्या है? वो वक्फ मुगल कालीन जो जो भी लूटपाट मचाया गया था यहाँ पे, उसको जस्टिफाई करने का, उसको परपिचुएट करने का एक मैकेनिज्म है। इसके अलावा वक्फ कुछ भी नहीं है। क्यों वक्फ रहना चाहिए? तो भाई साहब, दिस इज टाइम टू एक्ट। अब जो है सरकार जगे, और सरकार तब तक नहीं जगेगी जब तक आप नहीं शोर मचाएंगे, क्योंकि सरकार बहरी अंधी है। तो सरकार को ना कुछ दिखाई पड़ता है, ना कुछ सुनाई पड़ता है।
तो आप जो है शोर मचाइए, अपने अधिकारों को समझिए। और ये जो आपकी सोसाइटी में जो हो रहा है, ये बॉम्ब ब्लास्ट, बच्चे हमारे डर जाते हैं, उनको घर से बाहर निकलने में डर लगता है। कब तक आप इस डर के माहौल में अपने बच्चों को पालिएगा? ये खत्म कीजिए, आवाज उठाइए। और इस तिगड़ी को, ये ट्रायड जो है, द ट्रायड ऑफ मदरसा, माइनॉरिटी एंड वक्फ मस्ट बी अबॉलिश्ड। ये स्पष्ट डिमांड है हमारा सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन।